तो देखिए बच्चों, हम रिंग पढ़ चुके थे। रिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे चार्ज रिंग पर। और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर। देखो क्या क्वेश्चंस है। जैसे मान लो आपको ऐसा बोला गया कि एक चार्ज रिंग है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है, इसकी रेडियस जो है बेटा वो लेट सपोज आर है, और इसको जो चार्ज किया गया है वो कैपिटल क्यू से चार्ज किया गया है। या आप बोल सकते हो कि लैम्डा पर कूलम जो है, लैम्डा कूलम पर मीटर जो है, वो आपकी चार्ज डेंसिटी है जो इस रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपको दिया गया, रेडियस भी आपको दिया गया है आर। और अब बोल दिया गया कि सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू। अब आपको पता है कि स्मॉल क्यू चार्ज जो है और ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है रिंग में, इन दोनों में रिपल्शन लगेगा। हालांकि रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो क्या होती है बेटा, जीरो। लेकिन ये रिंग जो है वो एक्सपांड करना चाहती है, क्योंकि इस पर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है ना। तो ये अपनी रेडियस बढ़ाना चाहती है, लेकिन क्योंकि रिंग एक रिजिड बॉडी है तो रेडियस बढ़ा नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि ये रेडियस बढ़ाना चाहती है तो इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा बेटा। टेंशन, इस रिपल्शन फोर्स की वजह से टेंशन डेवलप होगा। तो इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है ना। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द टेंशन डेवलप इन द रिंग, इन द रिंग। तो इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा ये आपको निकालना है। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे टेंशन डेवलप इन द रिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलता है ना। तो आप वो फॉर्मेट समझ ले, क्योंकि बाद में मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर मोशन में भी आ जाता है ऐसा, है ना। तो कई जगहों पे आ जाता है। तो वो फॉर्मेट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, कई जगहों पे ऐसे सवाल बन सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो आप कोई एलिमेंटल पॉइंट मानो बेटा। अगर मैं यहाँ पे इस रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, मान लो जो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, लेट सपोज डी थीटा। छोटा सा एलिमेंट डी थीटा, ये दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप सोचो ये एलिमेंटल है, मतलब ये लगभग पॉइंट चार्ज की तरह है, जिसको हम पॉइंट चार्ज डी क्यू बोल सकते हैं, डी क्यू। और अगर आप ध्यान दो तो ये जो एलिमेंटल लेंथ है डी एक्स, वो कितनी लिखी जा सकती है बेटा, आर डी थीटा। आपको पता है ना, ये जो एंगल डी थीटा बन रहा है छोटा सा, और ये रेडियस आर है, और ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ क्या होती है बेटा, डी थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस इंटू डी थीटा, आर डी थीटा, है ना। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। आपको पता है ना, डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। तो आर को इधर ले जाओ तो आर्क लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा, है ना। ये आपने एंगल का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ। तो डी क्यू को लिखा जा सकता है लेमडा इंटू एलिमेंटल लेंथ, और ये एलिमेंटल लेंथ जो है आर्क लेंथ है, वो कितनी है बेटा, आर डी थीटा। तो छोटा सा आपका चार्ज बना डी क्यू चार्ज, वो कितना बना बेटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा ये जो एलिमेंटल चार्ज है बेटा, ये एलिमेंटल चार्ज को हम जूम करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो हमें और क्लियरली समझ में आएंगी चीजें, है ना। तो इसको आप जूम कर लो, जूम कर लो, है ना। बहुत ज्यादा हम जूम करें तो देखो ये जो छोटा सा डी क्यू चार्ज है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। छोटा सा डी क्यू चार्ज, उसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके देख रहे हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। और अगर आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर डालें तो देखो ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, डी थीटा बाई टू, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई टू, हाफ हाफ एंगल हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो टेंशन होता है वो अलोंग द रिंग या अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो ऐसे लगेगा, और इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो ऐसे लगेगा। दोनों टेंशन जो है वो टीटी है, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है ना, बहुत छोटा एलिमेंट, लगभग लगभग जीरो के बराबर। तो आपको पता है मासलेस स्ट्रिंग में या रोप में जो है टेंशन बराबर होता है ना दोनों साइड। तो यहाँ पे भी टेंशन जो है वो हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंटल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, जिसका मास लगभग हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा।
उसके बाद फिर देखो ध्यान से, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो सेंटर है तो सेंटर में कितना चार्ज है बच्चों, सेंटर पे जो है आपका स्मॉल क्यू चार्ज, और ये पूरा डी क्यू है। तो यहाँ पे देखो ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं और एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो टेंशन के दो कंपोनेंट, ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल डी थीटा है, तो ये 90 माइनस डी थीटा है, तो ये फिर से कितना है डी थीटा बाई टू, है ना, ये एंगल डी थीटा बाई टू तो ये एंगल डी थीटा बाई टू, तो दिस इज 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो ये एंगल डी थीटा बाई टू। तो टेंशन का ये कंपोनेंट जिसके साथ थीटा जुड़ा है वो हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा बेटा टी साइन डी थीटा बाई टू। वैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। फिर से वही बात है कि ये डी थीटा बाई टू है तो ये डी थीटा बाई टू है, ये 90 है तो ये एंगल डी थीटा बाई टू, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। और इस पूरे एलिमेंट पे बच्चों, ये जो पूरा एलिमेंट है डी क्यू, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस स्मॉल क्यू के कारण। भाई उसी को तो बैलेंस करेगा ना ये टेंशन, इसलिए तो टेंशन डेवलप होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू आपको पता है के क्यू लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर कैंसल, तो ये फोर्स आ जाएगा आपका के लेमडा क्यू डी थीटा बाई आर, है ना बेटा। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये रिंग कहीं जा तो रही नहीं है, ये एलिमेंट कहीं जा तो नहीं रहा है, तो ये पूरा एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो टी कॉस्ट डी थीटा बाई टू, टी कॉस्ट डी थीटा बाई टू, ये कैंसिल आउट कर देंगे आपस में, और वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो वर्टिकल में नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई, तो दोनों को ऐड करोगे तो टू टी साइन डी थीटा बाई टू होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सारी चीजें। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी टू टी साइन डी थीटा बाई टू, वो बेटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा किसको, के लेमडा क्यू डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा ना भाई। लेकिन हमें ये पता है कि डी थीटा या डी थीटा बाई टू जो है ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, देखो एलिमेंटल चार्ज के लिए एंगल था ना, तो इज वेरी वेरी स्मॉल। और अगर ऐसा है कि ये बहुत स्मॉल है तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, डेट इज साइन डी थीटा बाई टू जो आप लिख रहे हो उसको आप, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी थीटा बाई टू। तो साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू लिखा जा सकता है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से टू टी साइन की डी थीटा बाई टू की जगह डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू डी थीटा बाई आर। तो डी थीटा कैंसल, टू और ये टू कैंसल। तो देखो बेटा यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी जो रिंग पे है, वो टेंशन की वैल्यू क्या है, के लैम्डा क्यू बाई आर, के लैम्डा क्यू बाई आर, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये इस रिंग में टेंशन डेवलप होगा अगर आप सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रख देते हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से अब आपको ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट है बेटा ऐसी, इसके कंपोनेंट करके, टेंशन के कंपोनेंट करके हमेशा डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को क्या कर लेता है, बैलेंस कर देता है। तो हमेशा बैलेंस करना है तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए बच्चों ये सवाल अब आपसे पूछा गया है, तो इस सवाल में क्या बोला गया है कि आपके एक रिंग है, रेडियस आर है, उसमें टोटल चार्ज क्यू है, और उसके सेंटर से आपका एक रॉड रखी गई है जो सेमी इन्फिनाइट रॉड है, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर का है। तो आपसे बोला गया है कि बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम नेचर है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना है। तो आपको यही बताना है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा बिटवीन रिंग एंड सेमी इन्फिनाइट रॉड। अब समस्या ये है कि ये पॉइंट चार्जेस तो है नहीं, पॉइंट चार्ज होते तो हम सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अब हमें ये पता है कि इस रिंग के कारण किसी भी x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट एलिमेंट मान लूं इस रॉड में, तो उस पॉइंट एलिमेंट के कारण मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, वहां पे फोर्स लिख सकता हूँ पॉइंट एलिमेंट। फिर पूरी रॉड पे क्योंकि फोर्स लगेगा तो उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, सारों को ऐड कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट्स में टूट जाएगा, है ना। तो हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा सब। तो देखो पहले हमने क्या किया कि सेंटर से किसी भी x दूरी पे जाकर हमने इस रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट माना dx लेंथ का dx। तो ये जो छोटा सा dx एलिमेंट है, इसमें छोटा सा चार्ज dq, जिसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना। वो तो लैम्डा इंटू डी एक्स है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, तो डी एक्स लेंथ में जो चार्ज होगा वो लैम्डा डी एक्स होगा, ये हम पहले देख चुके। तो फिर अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया जाए, तो इस छोटे से चार्ज पे या इस पॉइंट पे एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी जो रिंग की होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस डी क्यू पे फोर्स लगेगा बेटा, क्योंकि एलिमेंटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंटल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। अब देखो आपके जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सब पे देखो फोर्स कैसा लगना है बेटा, राइट की तरफ। चाहे वो यहाँ पे हो तो इस पे ही फोर्स कहाँ लगना है, राइट की तरफ। तो सारे जो डीएफ की डायरेक्शन है, सारे एलिमेंटल चार्ज पे जो डायरेक्शन है डीएफ डीएफ डीएफ, वो सब राइट की तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में। तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं पहले पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, एलिमेंटल फोर्स ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डीएफ निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है डी क्यू की वैल्यू है बेटा लैम्डा डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हो एक्स दूरी पर, याद होना चाहिए फॉर्मूला, है ना बेटा, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यही तो फॉर्मूला था। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है के लैम्डा कैपिटल क्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बचा क्या काम है, अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो इन सभी फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर दो, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम है, हर एलिमेंट पे फोर्स राइट डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगना है। तो फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, देखो ये एलिमेंट चालू होगा सेंटर से, तो तब x 0 था, और ये कहाँ तक जाएगा फोर्स, आपको सोचो इन्फिनिटी तक के एलिमेंट तक में लगेगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के एलिमेंट को जोड़ना है, फोर्स जोड़ना है, तो 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट हो गई। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा टफ टाइप का होता है। अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो। ऐसे मानने से क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट करो। एक काम करते हैं, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो बेटा, दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये r का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 2t, और फिर t का डिफरेंशिएशन x के साथ, तो dt बाई dx। तो 2 और 2 जो है बेटा वो कैंसिल हो जाएगा, dx को इधर ले आओ, तो देखो x dx कैन बी रिप्लेस्ड बाई t dt। देखो x dx न्यूमरेटर में वो रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा, t dt से। तो कर देते हैं, चलिए सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन करें, तो ये हो जाएगा k लैम्डा q इंटीग्रेशन, यहाँ पे x dx की जगह आप t dt लिख सकते हो बेटा, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिख सकते हो, जो हमने सब्स्टिट्यूशन माना था। और 3/2 में से टी स्क्वायर और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी बेटा, क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हो गया ना, x से t हो गया, तो लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट आप लगाओ। अब इस इक्वेशन में आप डालो, जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालोगे लोअर लिमिट, तो ये t की क्या वैल्यू देगा बेटा, x की वैल्यू 0 डालो इस इक्वेशन में, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू आर, तो t की वैल्यू r के बराबर होगी। और फिर अपर लिमिट में x की वैल्यू इन्फिनिटी डालो, तो आप देखो तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा बेटा, क्योंकि x इन्फिनिटी डालोगे तो समथिंग प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी,
तो t इज ऑल्सो बिकम्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब वेरिएबल चेंज हुआ तो r t की लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट r अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब देखो बेटा ये कितना बचा, k लैम्डा क्यू इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी, और ये बचेगा t dt, और नीचे t क्यूब बचा था, तो एक t और एक t, तो ये t स्क्वायर बचेगा। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, 1/t² dt है ना, 1/t² का जो 1/t² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1/t, तो शायद आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा क्यू, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो -1/t होगा, है ना बेटा। आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता होगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि 1/t² dt का इंटीग्रेशन होता है -1/t, तो ये r से लेके इन्फिनिटी। और मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि अगर माइनस साइन लगाओ तो पहले लोअर लिमिट लगाओ फिर अपर लिमिट लगाओ, है ना, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया करो ऐसे। तो पहले लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस, फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 1/∞। अच्छा 1/∞ जो है वो 0 हो जाता है, तो ये 1/r बचेगा, मतलब केवल फोर्स कितना बचेगा बेटा, k लैम्डा क्यू बाई कैपिटल R। तो दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रिंग एंड द बच्चों सेमी इन्फिनाइट रॉड, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चों, इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बताता हूँ आप लोगों को। देखो क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड इसको सॉल्व करने का, है ना। क्या ऑल्टरनेटिव मेथड, देखो आपको, और ये अल्टरनेटिव मेथड इस बात से भी आप समझ सकते हो, या ये बात भी प्रूफ हो जाती है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। जैसे आपको, आपने किस पे फोर्स निकाला बेटा, रिंग पर आपने फोर्स निकाला, रिंग के कारण किस पे फोर्स निकाला, सेमी इन्फिनाइट रॉड पे, सेमी इन्फिनाइट रॉड पे फोर्स निकाला ना, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके, तो आंसर ये आया। आज इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आप इस रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स निकालो ना तो भी उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये आपको पता है। सोचो मैं अब उल्टा करके देखता हूँ, देखो ये आप रॉड के कारण अगर रिंग पे निकालोगे ना तो ज्यादा आसान है निकालना। ये सेमी इन्फिनाइट रिंग है, रॉड है, कूलम पर मीटर है लैम्डा। अब आपको पता है कि किसी भी आर दूरी पर जो रिंग होता है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज मान लू बेटा डी क्यू, तो इस डी क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो सेमी इन्फिनाइट रॉड की है। और सेमी इन्फिनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा, एक ई पैरेलल और एक ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल कितना होगा, के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर। और ई परपेंडिकुलर भी कितना होता है बेटा, सेमी इन्फिनाइट रॉड के कारण हमने स्पेशल केस में पढ़ा था, के लैम्डा बाई आर। वैसे ही सोचो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट भी, डायमेट्रिकली अपोजिट भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डी क्यू पे भी जो फोर्स लगेगा वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर। अब देखो ई परपेंडिकुलर के ये दोनों कंपोनेंट जब ऐड होंगे तो ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण फोर्स कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट। आप रिंग पे कोई भी पॉइंट लो, उसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो फोर्स कैंसल आउट होगा हमेशा, और केवल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाले जुड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले यानी पैरेलल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। और सारे पैरेलल कंपोनेंट dq 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 के साथ जुड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, q। और सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, k लैम्डा बाई आर। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा पीछे की तरफ, टोटल फोर्स वो लगेगा k लैम्डा बाई आर इंटू टोटल चार्ज, दैट इज q। देखो यही तो आंसर निकाला था आपने, इंटीग्रेशन करके भी तो यही आंसर लाया, k लैम्डा क्यू बाई आर। तो जितना फोर्स रिंग जो है रॉड पे लगा रही है उतना ही फोर्स रॉड जो है वो रिंग पे लगा रहा है। देखो दिमाग से आप काम लो तो आपको समझ में आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये बात यहाँ पे प्रूव भी हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को लॉजिकली आपको ये चीज पता है तो आप डायरेक्ट ओरली आंसर दे सकते थे इस चीज का, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई बार आपको ये ध्यान में रखना होता है, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ।